खम्मा गणिसा जय जय राजस्थान अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में मैं राकेश शर्मा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करूं। और देखो यो कार्यक्रम आपने राजस्थान की संस्कृति, कला, पर्यटन और खान पान, चाहे लोक संगीत हो, सबके बारे में बताबो करे। न सिर्फ यहाँ के बारे में बताबो करे कि बल्कि आपा ई कार्यक्रम में थाने ऐसे ऐसा लोगों से भी मिलवाबो करा जाके जीवन का संघर्ष अगर थे देखोला तो थाने बहुत सारी प्रेरणा मिलेली और एक नई ऊर्जा सु थे भर जाओला और आगे के लिए पूरी दृढ़ शक्ति के साथ में काम करबो लाग जाओला। आज ऐसी ही पर्सनैलिटी ने आपा इनवाइट करे हैं, बुलाया वहाँ और आंसू मिलवाओला थाने और कार्यक्रम की शुरुआत भी आंसू बातचीत कर कराला। आपने साथ आज कार्यक्रम में मौजूद हैं माननीय मुख्य सचेतक महोदय विधानसभा और आपका नाम श्री जोगेश्वर गर्ग साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत। राम राम साहब, दूरदर्शन राजस्थान दर्शकों ने खमा गणी। बहुत खुशी की बात है कि आज थे कार्यक्रम में पधार्या हो। आज था बहुत सारी चर्चा कराला और राजनीति का क्षेत्र में थे कार्यरत हो। पिछली 5 बार सु थे विधायक भी हो जालोर सु और एक बड़ो लंबो संघर्ष था के जीवन को रियो है बी के पूरे के बारे में आप चर्चा कराला, आज बात कराला। लेकिन मैं जब भी देखा कोई राजनेता ने साहब तो वहाँ को एक अलग तरह को लुक है करे, वहाँ को पहनाव एक अलग तरह को वो करे। था कोई पहनाव बड़ो खास है, लेकिन बी के ऊपर जो ये जैकेट है बड़ी फबरी है। ई के बारे में कहीं कहबो चाहो या कई तरह की खासियत है की? आ जैकेट मारे जाड़ो कने गांव है लेटा गांव में अनुसूचित जाति वर्ग में एक बार समादरा कारीगर इन्हें हाथों बनावे, हाथ कर गाँव बनावे और खेसला में कहवा उन्हें जो चद्दर रूप में भी काम आ जावे, शॉल रूप में भी काम आ जावे। मैं उन्हें एक अलग उपयोग निकाल दियो कि जैकेट बनवा दी और इन्हीं टाइप की जैकेट में राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने भी पहनाई एक बार। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भिनमाल पधारिया तो उन टाइम वहाँ भी मैं बैठ करी। तो मतलब यह खासियत है और ये पहली बार थे इस तरह को यूज़ करे आई को? हाँ, जैकेट के तौर पे पहले टॉवेल और शॉल और चद्दर इन रूप में काम आती और जैकेट वाला प्रयोग में पहली बार कराया। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जब थे भेंट करे वहाँ को रिएक्शन क्या गई हो? बहुत खुश हुआ, क्योंकि बाने मैं आपा देखा जब बाने तो बाने बहुत शौक है यहाँ जैकेट पहनने को। मारे जैकेट हाथ लगा देखियो कि कैडी है। अच्छा, तो वह खुश हुआ बड़ा। हाँ। तो देखो एक तरह से ये रोजगार भी है, लोगों ने रोजगार मिलो इन आपा ने बढ़ावा भी देना चाहे। हाँ, मोदी जी फरमावे वोकल फॉर लोकल, बिल्कुल लोकल प्रोडक्ट है, इन्हें प्रचारित करो और हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी है इन्हें बिल्कुल एक राजनेता के तौर पर था कि जिम्मेदारी भी है और थे बखूबी करवे रहा हो। और आप कार्यक्रम में आप बात करा आपका जीवन संघर्ष के बारे में। शुरुआती दौर से बात करा साहब, तो शुरुआती दौर क्याण को रहो, कटे था कि एजुकेशन हुई, परिवार क्याण को हो और कटे स्कूलिंग हुई, सबके बारे में थोड़ा सा आपने जानकारी दो। जालोर जिला में आहोर तहसील है, तहसील हेडक्वार्टर कने एक छोटा सा गांव है भैंसवाड़ा, वो हमारा पैतृक गांव है। हमारे दादाजी लच्छीराम जी वैद्य उन जमाना में, आज 100 साल पहले क्वालिफाइड वैद्य तो होता नहीं, तो देसी दवाएं वह करता और साधन भी नहीं है तो घोड़ा माते खुद भी और घोड़ा माते दवाएं भी। और आड़ पाड़े लगभग 30-35 किलोमीटर दायरा में जटे भी जरूरत पड़ती वह जाता और लोगों का इलाज करता। और उन बहुत समय वे गया होना तो देवलोक हुआ ने भी। हमारे पिताजी फूसाराम जी जो खुद एक संत स्वभाव का व्यक्ति भी हा, आयुर्वेद भी जानता, सिलाई रा अच्छा कारीगर हा, खेती भी करता और भक्त स्वभाव रा मालिक हा। और ख़ास बात आ कि 1959 भारतीय जनसंघ रा सदस्य बनया और 62 में भारतीय जनसंघ रा टिकट माते जालोर विधानसभा सु चुनाव लड़िया। चुनाव लड़वारे पहले तक मारो परिवार खातो पीतो अच्छो पैसा वालों परिवार હતો, पर उन जमाना में चुनाव में खर्चो हुए तो और पब्लिक को मिलता नहीं है, कोई चंदो मिलता को नहीं, तो घर धोवीज गयो पूरो, एकदम गरीबी में आ गया मैं। और उन्हें बाद मैंने बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन टाइम में 7 साल रहो, 1962 में 7 साल की उम्र ही हमारी, और उन टाइम में बहुत गरीबी में आ गया और बचपन में काफ़ी गरीबी देखनी पड़ी मैंने और कई सारी बातें हैं उनमें। और गांव में पैदा हुआ तो गांवरी स्कूल में पढ़िया हूँ 5वीं तक, उनके बाद 6वीं और 10वीं तक आहोर तहसील हेडक्वार्टर ओटे पढ़िया हूँ। उनके बाद बाकी सारी पढ़ाई में प्राइवेट करी है जी, BA तक। तो कटे न कटे पिताजी से प्रेरणा मिली राजनीति में आपा की? खूब, आज भी प्रेरणा मिला। उन्होंने जीवन शैली, उन्होंने कार्यशैली बहुत प्रभावित करे मैंने आज भी जी। तो दादाजी वैद्य रहा,
पिताजी राजनीति में शुरुआत કર્યા और थे बाने देख राजनीति में थे भी शुरुआत કર્યા तो काम तो दुनिया को सेम ही है वे शरीर का रोग भगावे और थे लोगों की समस्या भगाव करो। हाँ, हमारे वास्ते खुशी की संतोष की बात आ है कि 62 में हमारे पिताजी चुनाव लड़े और हार गया तो एक हमारे मन में कसक ही राजनीति में सक्सेस होने एक सफल होने एक कसक थी। तो अंतिम दिन ऑर्डर है मैं एमएलए बन गया 1990 में मैं एमएलए बन गया फरवरी में और मई में 30 मई में राज्य मंत्री शपथ ले ली भैरव सिंह शेखावत साहब रे मंत्रिमंडल में। उन शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पिताजी मौजूद था, उन्होंने आँखों सब वो कार्यक्रम देखियो और उन्हें 3 महीना बाद 30 अगस्त 1990 वह खुद देवलोक पधार गया। पर संतोष ओ है मने भी वाने भी रियो कि राजनीति री जो मन में उन्होंने बात रहेगी एक कालजे लागोड़ी ही वह पूरी होगी। जी, और देखो या जब वहाँ के मन में ही थे पूरी भी कर दिया और एक बार नहीं 5 बार लगातार 5 बार विधायक रहो, यो आसान है थोड़ा सा मुश्किल रही हो? हाँ, बहुत मुश्किल काम है राजनीति में। एक बार जीतना भी मुश्किल है और बार बार जीतना और मुश्किल है और लोगों ने खुश घना मनका ने राजी करना बहुत मुश्किल हुआ है। पर मैं कोशिश करी और कोशिश आ करी कि थोड़े अलग तरीक़ों करी। हमारे पहला चुनाव में भैरव सिंह साहब पधारिया सभा करण में और उन सभा में उन्हें एक जो वाक्य बोलियो वो मैंने आज तक याद रहे। उन्हें कहो कि मैं आपके नवा एक मोटियार ने टिकट दियो है और मैंने उम्मीद है कि जाड़ोर री राजनीति नई दिशा देवे लाओ। तो उन दिनों हमारे दिमाग में बैठ गई कि हमारे नई दिशा देवनी है, मतलब अलग तरीक़ों काम करना। बाकी राजनेता जिन तरीक़ों काम करे वो तरीक़ों हमारे काम में नहीं लेना, अलग तरीक़ों का काम करना। और उनमें कोशिश करी मैं, अब 5वीं बार हूँ मैं, 36 साल हो गया राजनीति में। तो बहुत तकलीफ़ आई, मैं झूठा आश्वासन नहीं दूँ, कोई भी काम बतावे संभव है तो मैं हाँ भर दूँ और पर जब पूरी ताकत लगाऊं कि वो काम हो जाए। मने लागे को संभव नहीं है तो खुलो खुलो ना कर दूँ। लोग बहुत नाराज़ हुए कि आप ना क्यों करियो। तो मैं क्यों भाई आज मैं कहूँ कि हो जाए 6 महीना बाद 12 महीना बाद आखिर होवेला नहीं तो थे ज़्यादा नाराज़ वाला जी। तो शुरुआत में मैं कह दूँ कि वो काम संभव नहीं है, उम्मीद मत रखो, तो आदमी जल्दी निबड़ जाए। तो जो काम हाँ भर दी वो काम पर जब वेणो ही चीज़ है वहाँ में थोड़ी खेचर राखी और मजबूती राखी और उन्होंने एक अलग मैसेज गयो, अलग प्रभाव पड़ियो और लोगों में एक अच्छी छवि बनी। दूसरी बात जो चुनाव में जो लोग उल्टी सीधी बातें काम में लेवे, कई किस्सा होनी जाए कि कोई पैसा बांट देवे, कोई मारा उठीन अफीम खूब चले, अफीम बांट देवे, दारू बांटे और बूथ कैप्चर करो और ऐसा सब तरीका मैं होनिया है, मैं करिया को नहीं। एक बार भी मैंने करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1 रुपया और मैं दारू नहीं बांटियो कदी, 1 रुपया और कदी अफीम नहीं बांटियो, 1 रुपया कदी नकद नहीं बांटियो और 5 बार एमएलए बन गयो। जनता री मेहरबानी है। बिल्कुल। और सब था कि ई बात के लिए थे जानो भी जावो हो और कि राजनीति गलियारा में या आम जन में सब में यही बात चाल है कि आपकी कार्यशैली बिल्कुल अलग है। ये पर थोड़ी सी और चर्चा कराना, लेकिन आज को दिन थोड़ा सा खास है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है आज 11 दिसंबर के दिन इन्हें मनाबो करा और ई के पीछे मनाबा को उद्देश्य यही है कि लोगों ने पर्वत पहाड़ माउंटेन्स के के लिए जागरूक करा। और देखो अपना जीवन में, इंसान का जीवन में, जीवा का जीवन में, सबके जीवन में यहाँ को बहुत महत्व है। अगर पहाड़ ने होला तो ग्लेशियर्स ने होला, ग्लेशियर्स ने होला तो नदियाँ ने होली, नदियाँ ने होली जलवायु कौन होला, आपनो जीवन संभव कौन है। तो आपा ने ज़रूरत है कि आज आपा जागरूक हुआ, आपा यहाँ की रक्षा करा और थोड़ा सो जो भी प्रदूषण आपा फैला रहे हैं बिना कम करा ताकि पर्वत बचा रहे और बहुत ज़रूरी हो जावे कि आपा पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ आपनो योगदान राखबो करा। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर मैं सभी से यही दरख्वास्त करा। राकेश, पर्वतारोहण दिवस है वो जी, और आज की तारीख में पर्वतारोहण का मतलब जो एक पश्चिम जो एक अवधारणा आई है वो है जी। तेन सिंह हिलेरी पहली बार एवरेस्ट माते गया, पर भारत तो पर्वतारोहण बचपन में सिखावता है। बिल्कुल। मैं मारी 8 साल की उम्र में मारे गाँव माउंट आबू पैदल चढ़ियो। बहुत खूब। पैदल 8 साल की उम्र में पूरा परिवार, हमारे पिताजी ले गया। हमारी बहन तो उन टाइम 2-4-6 महीना ही जाती, गोद में उठा में गया। हमारा भाई उन टाइम मुश्किल 5 साल रहो तो
पर्वतारोहण करनो चाहिए, पर्वताओं जुड़नो चाहिए, जंगलों जुड़नो चाहिए, आ हमारी संस्कृति में है। बिल्कुल। हमारा जंगल है चार दीदी धाम आप जो आए। को है, जी बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, द्वारकापुरी है, जगन्नाथपुरी है, चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशा में, और ज़्यादातर पर्वतों में है। जी ज़्यादातर तीर्थ स्थान पर्वतों में, चाहे अपना नज़दीक रहा है चाहे दूर रहा है, पर्वतों में है, नदियाँ के किनारे है, जंगल में है। और उद्देश्य वो हो कि धार्मिकता रे बहाने आदमी प्रकृतियों जुड़े। बात चीज़ आप भूल गया, बिल्कुल भूल गया। अबे वे धार्मिक स्थल भी पर्यटन स्थल बन रहा है। बिल्कुल दर्शन करवा कम जा रहा, केदारनाथ जावनो तो हेलीकॉप्टर जा रहा, कटे जोर पड़ियो आपने, कटे तकलीफ पड़ी। बिल्कुल सही बात। पुराना जमाना पैदल जाता या खच्चर माथे जाता, जी अबे हेलीकॉप्टर फुर्र पूग गया, वैष्णो देवी दर्शन हो गया। 14 किलोमीटर पैदल चलने में वैष्णो देवी का 4 बार दर्शन करिए, अबे जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। तो एक तरह नवा साधना रे कारण, संसाधन और सुविधाओं रे कारण आदमी प्रकृतियों दूर हो रही है। जी हकीकत में प्रकृतियों ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए अपन। जुड़ना चाहिए। और आपने जीवन के लिए बहुत मुख्य चीज़ है पर्वत। विश्व आपन जीवन मिलबो करे, जलवायु मिलबो करे, जड़ी बूटियाँ कहो चाहे जल कहो, सब चीज़ें यहाँ से मिलबो करे, तो आपने इनसे जुड़ना भी चाहिए। और ई उद्देश्य पे, ई मौका पे आपने साथ में नीरज चौधरी जुड़ा है, जो कि पर्वतारोही है। वहाँ से भी बात कर लें यहाँ पर। राकेश जी, जोगेश्वर जी, आपको मेरा नमस्कार और साधुवाद। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने सन 2002 में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाए जाने हेतु नामित किया। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक हिस्सा है, उसके माध्यम से हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि पहाड़ों के, पर्वतों के जीवन में महत्व के बारे में जागरूकता लाई जा सके, साथ ही साथ ऐसे गठबंधन किए जा सकें और ऐसे संगठनों को बढ़ावा दिया जा सके जो कि न केवल पर्वतीय क्षेत्रों बल्कि पर्यावरणीय क्षेत्र में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। इस बार की थीम रखी गई है माउंटेन सॉल्यूशंस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। इसके साथ ही साथ इनोवेशंस किए जा सकें और जो बदलाव होते हैं उनके माध्यम से क्या हम अब स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं, उनको अडेप्ट किया जा सके, और इन सब में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी, इसके बारे में चर्चा की जा सके। तो आइए आप, मैं और हम सब मिलकर एक सकारात्मक बदलाव लाने हेतु अग्रसर होते हैं। अंत में आप सभी को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं भी मान चौधरी जी, दूरदर्शन दर्शकों ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस की खूब खूब शुभकामना दे रहा हूँ और एक संदेश देना चाहूँ कि पर्वत से जुड़ो, चाहे पर्वतारोही रूप में जुड़ो, चाहे पर्यटक के रूप में जुड़ो, चाहे धार्मिक आस्था के रूप में जुड़ो, पर एक बात ध्यान रखीजो, पर्वत ने नुकसान मत करो, पर्वत रे ऊपर जो पेड़ पौधा है उन्हें नुकसान मत करो, नदी नाला ने गंदा मत करो, गंदगी मत फैलाओ, पर्यावरण दूषित मत करो। आज सावधानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कार्यक्रम में अब चर्चा ने आगे बढ़ावा और थाने बता दें एक बार फिर से कि आपने साथ आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं माननीय मुख्य सचेतक महोदय राजस्थान विधानसभा श्री जोगेश्वर गर्ग साहब। अब चर्चा ने आगे बढ़ावा, थोड़ी सी चर्चा कर लें बी के बारे में, जी के बारे में, था के बारे में, मतलब ज़्यादा लोग जाने को नहीं के बारे में। कविता को शौक रखो थे? हाँ, तो मैंने थोड़ी सी जानकारी मिली कि थे आप कवि भी हो, और कई तरह की कविता थाने ज़्यादा पसंद है, कौन सा क्षेत्र की? मैं बताया कि हमारे पिताजी भक्त और साधु टाइप रो जीवन जीवता रहा, तो वह खुद भी कवि है, तो शायद वह जेन्स हमारे आए वाला। और थोड़ी बहुत कविता, गज़ल मैंने बहुत शौक है लिखने रो, गज़लें काफ़ी लिखी, एक किताब भी हमारी गज़ल माते आई है, बात हमारी पगली सी। और उन्हें अलावा गीत भी, दोहा भी, सवैया सोटा, पुरानी जितनी विधा है, पुराना छंद जितना है, सब मत में कोई हाथ आजमाएड़ो है और प्रयास करियोड़ो है। और हालांकि कोई प्रख्यात और प्रोफेशनल कवि मैं नहीं हूँ, मंचीय कवि मैं नहीं हूँ, लेकिन कविता रो शौक है, कविता अच्छी कविता सुनवारो शौक है, अच्छी कविता पढ़वारो शौक है।
और अच्छी कविता लिखवा रो भी शौक है। कितनी अच्छी लिख सको वो अलग बात है, पढ़वा वाला देखेला। पण मैं बताना चाहूँ बचपन में 9वीं कक्षा में मैं पढ़ता हूँ और मैं बताया कि मैं गरीब परिवार में हो, घना पैसा नहीं है हमारे पड़े किताबें खरीदना है। पर उन ज़माना में हिंद पॉकेट बुक्स करने के दिल्ली में कंपनी है, अबार है कि नहीं मैंने ठानी। उनमें प्रकाश पंडित एक संपादक था, उन्हें कोई सीरीज निकाली जितना भी पुराना कवि हो जाए उन्होंने सब उर्दू रा भी हिंदी रा भी, खासकर उर्दू वाला दाग दहलवी, गालिब साहब, फैज़ अहमद फैज़, उन सबरी कवि गज़ला रा संग्रह है हिंदी लिपि देवनागरी लिपि में और कठिन शब्दों हिंदी अनुवाद सही छापी। तो वह मैं बाय पोस्ट मंगाओ तो पोस्टल ऑर्डर मंगाओ तो मैं और उन्होंने पढ़िया में उन्हों मैंने गज़ल रो समझ में आई गज़ल काई चीज़ वे और कीकर लिखी जाए उन्हों मैंने समझ में आई, प्रयास करिया और अच्छो उनमें ईश्वरी कृपाओं मैंने संतोष है कि मैं अच्छी गज़ल ने समझ ली, मैं जी लिख सके कि नहीं पर समझ लिए जी। तो आज कोई ना कोई कविता या कोई गज़ल हो जाए आपकी तरफ से? हाँ, मैं मेरी तरफ से गज़ल में कुछ शेर जो मैं अक्सर सुनाता रहता हूँ मेरे बारे में जी, कि माना कुछ लोगों ने हमको बहुत चढ़ा के रखा है राजनीति में। हाँ चढ़ाने वाला खूब मिले। जी जी अरे साहब आप कुछ भी कर सको। माना कुछ लोगों ने मुझको बहुत चढ़ा कर रखा है, मैं अपनी औकात न समझूं ये कैसे हो सकता है। आप कहें वो बात न समझूं वो कैसे हो सकता है। तो इस तरह से अपने मन की भावनाओं को मैंने प्रकट करने का वो प्रयास किया है। और एक और शेर जैसे याद आ रहा है मुझे, कश्मकश कैसी खड़ी कर दी खुदा के सामने, खुदा ईश्वर भगवान जो भी उन्हें कहो, वो कश्मकश कैसी खड़ी कर दी खुदा के सामने, रख दिया मैंने दिया पागल हवा के सामने। बहुत खूब सब, बहुत खूब। और प्रश्न मेरी आंख से छलके अगर तो क्या करूं, प्रश्न मेरी आंख से छलके अगर तो क्या करूं, बोलता कुछ भी नहीं मैं रहनुमा के सामने। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। मतलब और राजनीति में हम देखते हैं आप देखो करें सदन में भी बहुत शायरी के तौर पर बहुत कदे कदे कटाक्ष भी हो करे, कदे बातचीत भी हो करे, तो वो अंदाज भी बड़ो निरालो। हाँ, मैंने मेरे शहरों में राजनीति को भी समाज को भी जो मेरे आसपास घटित हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, उसी को प्रयोग किया है। वो किताबी ज्ञान नहीं डाला मैंने, व्यावहारिक ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया उसी को मैंने अपने शहरों में बांधने की कोशिश की। जी, और आज पुण्यतिथि है एक जाना माना कवि प्रदीप जी की, और बांके बारह में जब भी आवे तो बाने नमन कर सिर झुक जावे, ऐसा गीत लिखा है मेरे वतन के लोग। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं क्या बुचावला साहब। लेकिन उसके साथ में मैं एक बात कहनी चाहूँ कि 1947 विभाजन विभीषिका जी, भारत 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा होया, बहुत दर्दनाक वो कालखंड હતો और याद करो तो रोंगटा को खड़ा हो जाए। उन जमाना में जो गीत आप लिखिया वह गीत आज भी सुना तो उतना ही प्रासंगिक, 75 साल बाद भी वह गीत वेड़ा भी प्रासंगिक लागे, आज भी वे प्रेरणा देवे। जी, ए मेरे वतन के लोगों, और यो गीत चल उड़ लिखा जा है रे पंछी। जी बिल्कुल, 1962 में जो भारत चीन को युद्ध हुए में जो शहीद हुआ वहाँ के लिए लिखा। और जब बिना आवाज़ दी लता मंगेशकर जी, तो लोगों के आंखों में आंसू छलक गया। आंसू आ जावे, आज भी आंसू आ जावे। बिल्कुल, और आज भी वे गीत वास्तव में प्रासंगिक है। आज भी अगर देशभक्ति की भावना लोगों में जगानी हो तो ये गीत चला दियो, बस वहाँ का रोंगटा भी खड़ा हो जाए वे तुरंत कि हाँ आप देश के लिए कुछ करबो चावा। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग ये देशभक्ति के गीत 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन के सिवा कभी सुनते नहीं है। जी जी जी, बस यह प्रेरणा थे जगाता रहो तो मैं आप पूरा साल देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत रहवाला। और क्योंकि अच्छा कई तरीके से देख बरको एक राजनेता की जिम्मेदारी ने कि लोगा में जागरूकता पैदा करबो, लोगा ने थोड़ा सा अवेयर करनो, समाज में जागरूकता फैलाबो। देखिए इस बारे में भाषण तो बहुत लोग देते रहे जी, पर उन भाषणों का जनता पे असर नहीं होता था। जैसे स्वच्छता, सफाई रखनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, उससे पहले है गंदगी मत करो। जी, गंदगी होती है तो सफाई करनी पड़ती है। विदेशों में हम देखते हैं साफ सुथरे चकाचक उनके सड़कें वड़कें, इसलिए वो होती है साफ सुथरी क्योंकि वहाँ के लोग गंदगी फैलाते नहीं हैं। वो बात महात्मा गांधी बोलते थे
तो थोड़ी सी लोगों को अपील हुई, जी बीच में किसी के कहने से कोई अपील नहीं हुई। मोदी जी ने वही विषय जब वापस उठाया और अपने तरीके से उन्होंने विषय को उठाया और खुद करके दिखाया। एक दृश्य बहुत वो रामलीला मैदान में दशहरे के दिन राम को और लक्ष्मण को और सीता को तिलक कर रहे मोदी जी। तिलक करने के से उनके हाथ में कुमकुम लग गया। कुमकुम लगा तो उनको उनके सहयोगी स्टाफ ने उनको वो टिश्यू दिया, टिश्यू पेपर दिया। टिश्यू पेपर से उन्होंने वो पहुँचा और पहुँचने के बाद स्टाफ वापस मांग रहा था, लेकिन उन्होंने उसको पहुँचने के बाद उसको अपनी जेब में रखा। ये वीडियो सारे देश ने, सारी दुनिया ने देखा कि इतना बड़ा आदमी भी सफाई का इतना ध्यान रख रहा है कि उस टिश्यू पेपर को वहीं नहीं डाल दिया। हम बस में बैठे हैं, खिड़की के किनारे बैठे हैं, केला खा रहे हैं, छिलका हवा में उछाल रहे हैं, वो आगे किसी के चेहरे पे गिर रहा है कि कपड़ों पे गिर रहा है, उसकी परवाह नहीं करते हम। और फिर घर का सारा कचरा गली के सामने, गली में रख दिया घर के सामने, और 15 मिनट बाद गालियाँ बोलना शुरू करता है, नगर पालिका वाले कहाँ मर गए, कचरा उठाने नहीं आए। अरे भाई कचरा डाला क्यों तूने? मोदी जी ने नया कॉन्सेप्ट दिया, आपके घर पे कचरा मांगने वाला आएगा, आप अपना कचरा इकट्ठा कर करके किसी थैली वाली में, जैसे ही वो आए उसको पकड़ा दो। ना आपके घर में कचरा रहेगा, ना गली में कचरा होगा, साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी कहीं भी थूक दिया, कहीं भी छींक दिया, वो सारी आदतें धीरे 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 इन 10-12 साल में मोदी जी के प्रभाव से, मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी के प्रभाव से एक आम आदमी में वो स्वभाव आया है कि कचरा नहीं फेंकना। आज छोटा बच्चा भी कचरा फेंकने से पहले देखता है डस्टबिन है कि नहीं, उसमें डाल दूँ। ये स्वभाव बनना चाहिए हमारा जी, ये बहुत ज़रूरी है जी। आप ऐसी जगह पर खड़ा हो जड़े पूरी दुनिया थाने देख रही है, था का जीवन तरीका की तरीका से थे जी रहा हो, बिने देख प्रेरित हो रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जावे थे भी यहाँ समझो करो कि हर एक कदम सोच सोच राखनो है, काई तरह को व्यवहार करनो है, क्योंकि पब्लिक देख रही है, पब्लिक प्रेरित भी होवे और खटे न खटे कदे न कदे कोई बात समझ में ना आवे तो भी कोई विरोध भी होबो करे। तो अतरी सावधानी सु थे भी चालबो करो और कतरी मतलब व्यवस्थित राखबो करो जीवन ने कि हाँ भाई कोई चूक ना हो जावे। बिल्कुल, मैं बहुत सावचेत रहा करूँ और मैं हमारा सब राजनीति क्षेत्र में जो कार्यकर्ता साथी है हमारा, उन्होंने भी कहना चाहूँ, और भी जो विविध क्षेत्र में खिलाड़ी है, चाहे अभिनेता है, लेखक है, जो भी पब्लिक फिगर है, जनता जिन्हारे तरफ आकर्षित हो गए, उन सब लोगों ने बहुत सावधानी की जरूरत है कि उन्होंने व्यवहार कहीं होना चाहिए सार्वजनिक रूप में। बंद कमरा में आप कहीं करो आप जानो, पर पब्लिक के सामने आपने की कराना चाहिए, की कर उबो रहनो, की कर बैठनो, की कर बोलनो, की कर खानो, की कर पीनो, क्योंकि लोग आपने देखे और देखकर आप नकल करें। खासकर मैं फिल्म जगत लोगों ने कहना चाहूँ कि आप फैशन जो चला रहा हो, उल्टी सीधी फैशन मत चलाओ। लोगों ने कपड़ा पहनना सिखाओ, उतारना मत सिखाओ। फैशन जो थे जैकेट पहन में लो ई तरह को फैशन चलावो करो। हाँ, हाँ चलाओ ना, लोगों ने रोजगार भी आप शर्ट उतारना मत सिखाओ, शर्ट पहनना सिखाओ, और गांव के उस कारीगर के हाथ से बने हुए कपड़े का शर्ट पहनना सिखाओ ना। अब ब्रांडेड ही क्यों पहनते हो? आम आदमी कहाँ जाएगा? गांव का कारीगर मर रहा है, गांव का कारीगर, गांव से कारीगरी समाप्त हो रही है। आज सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है जी, बहुत बदल रहे गांव की परिस्थितियाँ जी। सब गाँव सु थोड़ो सो थे बिल्कुल चर्चा सही करया, और या पीड़ा भी है कि गांव खाली होता जा रहा है, सब शहर की ओर जा रहे हैं, रोज़गार की तलाश में कहो, चाहे बेहतर सुविधा की तलाश में कहो, तो यह एक पीड़ा भी है। और राजस्थान में बहुत सारा गांव थे भी ऐसे देखता होला कि सुनसान हो रहा है। दुर्भाग्य से 60 साल तक इस देश के नेतृत्व ने इस देश को, भारत को भारत बनाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने भारत को यूरोप बनाने की कोशिश की, अमेरिका बनाने की कोशिश की, दुबई बनाने की कोशिश की जी, भारत को भारत बनाने की कोशिश नहीं की। भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। 80% से ज़्यादा लोग आज भी गाँव में रहते हैं। तो उस गांव पे फोकस करके हमारा सारी विकास योजना चलनी चाहिए थी। हमने शहरों को बड़ा कर लिया। शहर में लाइट है, पानी है, सड़क है, कॉलेज है, स्कूल है, चिकित्सालय है, सब कुछ है। गांव में इनमें से कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि रोज़गार भी नहीं रहा बचा। तो गांव वाले को मजबूर होकर शहर में आना पड़ेगा। मेरे को याद है मैंने बैंक में नौकरी करी, LIC में भी नौकरी करी, बैंक में भी नौकरी करी राजनीति में आने से पहले। तो जब मेरे बैंक की ट्रेनिंग हो रही थी 83 साल उदयपुर में हो, में
सवा महीना उदयपुर में रहो, स्वरूप सागरी पहाड़ माते सामरी घूमता। एक फ्रेंच कोई पर्यटक आयोड़ो हो, हमारी मित्रता होगी, उन्हें मैं पूछियो कि फ्रांस में गांव और शहर में कई फ़र्क है। उन्हें क्यों कि सिर्फ एक फ़र्क है, गांव की आबादी कम होवे, उठे मिनक कम होवे, और शहर में मिनक ज़्यादा होवे, बाकी कोई फ़र्क नहीं। सड़क जैसी शहर में है वैसी गांव में भी है, बिजली पानी जैसी सुविधा शहर में है वैसी गांव में भी है, शिक्षा की सुविधा जैसी शहर में वैसी गांव में भी है, चिकित्सा की सुविधा जैसी शहर में वैसी गांव में भी है, और रोज़गार भी गांव में उपलब्ध है, तो आदमी शहर में क्यों जाएगा। यही बात एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, उन्होंने कही, गांव को इतना सक्षम बना दो, गांव में ये सारी सुविधाएं इतनी उपलब्ध करवा दो कि किसी को शहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। वो होना चाहिए था इन आज़ादी के बाद में, दुर्भाग्य से वो शुरुआत के दौर में वो नहीं हो पाया। अब मोदी जी ने जो प्रयास शुरू किए हैं उससे गाँवों की स्थितियाँ सुधर रही है, गाँव में सुविधाएँ बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि शहरों की तरफ भागना कम होगा। जी, तो पलायन की आप बात कर लिया, गांव में रोजगार की आप बात कर लिया, और ईसु ही जुड़े बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों, और जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम चाल भी रहे राइजिंग राजस्थान बी के बारे में था को काई ख्याल है, काई तरीका से यह फायदेमंद हो सके लो राजस्थान के लिए। देखो 5वीं बार विधायक हूँ और इन तरह प्रोग्राम 5 बार देखा मैं जी, और विधायक नहीं हो जदे भी होता, हर सरकार प्रयास करें, फैक्ट्रियाँ खोलनी आवनी चाहिए राजस्थान में, उद्योग लागना चाहिए, व्यापार बढ़ना चाहिए, तो लोगों ने रोज़गार मिले, अच्छी बात है। पर अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग तरीक़ों प्रयास करें। सब मोटी बात जो मुसीबत है, जिन मुसीबत ने ब्रजलाल जी की सरकार पकड़ी है मोदी जी के निर्देशन में, निवेशक आवे जी, सरकार ना बुलावे तो आवे, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाना किसको अच्छा नहीं लगता जी, सब आते हैं, बिल्कुल। और लेकिन वो आने के बाद टिकते नहीं हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ की जो सरकारी मशीनरी है वो उनको वो माहौल नहीं देती जो उनको चाहिए। उनको लगता है कि मारवाड़ी के मुर्गो आई गयो जी, काट लो, आयो है पैसा वालों है, खूब कमायोड़ा है, कहीं कहीं देश जावेला, जी, चल भाई फाइल आगे पाची करनी है दो 100 रुपया, टिप्पणी लिखनी है दो 1000 रुपया। इन तरह शोषण वे, चाहे बिजली विभाग में वे, पानी विभाग में वे, सड़क में वे, रिको में वे, उद्योग में वे, कटे भी बैंक में वे, निवेशक रो शोषण होवेला तो वो ऊँग बेचने उजागरो नहीं लेवेला, वो बैठे बैठे मुसीबत क्यों मोल लेवे वो कहेला भाई रहने दो, मारे नहीं करने काम। वो माहौल परिवर्तन वो है, उन माहौल में बहुत बदलाव आ गया है, और मुख्यमंत्री जी खुल्लम खुल्ला आश्वस्त किया है कि आपने पूरी सुविधा मिलेला, सिर्फ सुविधा नहीं सम्मान भी मिलेला, आपने तकलीफ नहीं होने वाला। एक एक मोटा प्रोजेक्ट ला रहे, एक एक IAS अफसर लगा दिया उन्हें कि उन्होंने पूरी चिंता आप करो जी, कोई हालत में उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्हें पानी रो कनेक्शन टाइम में तो हो रही हो कि नहीं हो रही हो, बिजली कनेक्शन टाइम में तो हो रही हो कि नहीं हो रही हो, जमीन टाइम में तो मिल रही कि नहीं मिल रही। जो सिस्टम गुजरात में मोदी जी लागू करियो जी, जिन कारण गुजरात में निवेश बढ़ गयो जी, वो सिस्टम राजस्थान में भी लागू करने की कोशिश ब्रजलाल जी सब कर रहा है। और मैं समझ रहा हूँ कि मोदी जी मार्गदर्शन में अब की जो माहौल देखियो मैं 35 साल 36 साल में एड़ो माहौल नहीं देखियो, उत्साह रो माहौल, मोटा मोटा उद्योगपति आया है, जोश वो आया है और दिलों जुड़ रहा है। तो मैं समझूँ कि अब की चमत्कार वाला। और एक और बात मैं कहना चाहूँ, ज़्यादातर सरकार ये सब काम 34 साल में 5वीं साल में क्या करें। जी, चुनाव नेड़ा आवे जने ये सब बातें करे और माहौल बनावे ताकि लोग प्रभावित हो जाए और पाचा वोट दे दें। जी, भजनलाल सरकार ने मैं धन्यवाद देना चाहूँ, बधाई देनी चाहूँ कि उन्हें शपथ ग्रहण ने 5वें दिन काम शुरू कर दियो और पहला साल में जितो माहौल बना दियो एकदम। पहलो साल अभी पूरा हो रही है 16 तारीख ने, पहला साल में जितो माहौल बना दियो कि विकास रो माहौल भी बनियो है और निवेश आवरण भी माहौल बनियो है। मैं बधाई भी देना चाहूँ जो भजनलाल जी साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने, और ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि प्रयास सफल होए।
जी। आप राजस्थान में बहुत अच्छी भली भांति जानो हो, जगह जगह चाहे प्रचार के लिए, चाहे लोगों से जुड़वा के लिए, चाहे जनमानस की समस्या सुलझावा के लिए थे, पूरा राजस्थान में घूमो भी करो। राजस्थान में कतरी संभावना है उद्योगों की? बहुत संभावना है। राजस्थान में कोई चीज़ की कमी है ही को नहीं। हर तरह जो सीजन आप कने है, पहाड़ भी आप कने है, जंगल भी आप कने है, मैदान भी आप कने है, दोहरा भी है, रेत भी है, नदी भी है, बांध भी है, नाला भी है, और मिनरल्स जी भरिया पड़िया है। मिनरल्स मामूली एक वो चूना कड़ियों लेयर सोना चांदी तक जी भरियो पड़ियो, उन्हों सदुपयोग करने वालों कोई नहीं। और हर सोलर एनर्जी आका हिंदुस्तान ने आप बिजली उपलब्ध करवा सका, जितनी सोलर एनर्जी आप पैदा कर सका राजस्थान धरती माते, और पूरा ईश्वरी कृपाओं खूब उपलब्ध है। धूप भरो सिंह शेखावत साहब फरमाता, मैं उन्होंने साथ मंत्री हो जने भी 2 बार मैं विधायक रही होने साथ, वह कहता कि राजस्थान में 2 चीज़ें हैं अपन के, रेत और धूप जी, और इन दोनों कोई उपयोग नहीं हो रही है। तो उन टाइम टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है, तो भी उन्हें प्रयास करियो कि इन दोनों का ही उपयोग हो सके। कोशिश करो। हवा खूब चाले अपन अटे, रेत खूब है और धूप खूब है, इन 3 चीज़ों का उपयोग करो तो ईश्वरी कृपाओं अब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है। अब नवी टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, सोलर पैनल लगाना सस्ता हो गया है, सोलर ऊर्जा ने सौर ऊर्जा ने स्टोर करनी और आगे ट्रांसमिट करनी, भेजनी, आगे प्रसारण करना, वो बहुत आसान हो गया बार। तो सरकार कोशिश कर रही है और बहुत जल्दी राजस्थान सौर ऊर्जा रो मोटो हब बनेला। जी। लोगों के माए रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार सबने चाहिए, तो राइजिंग राजस्थान की तरह से राजस्थान के लोगों ने रोजगार उपलब्ध करवा सके। लोग देखो, रोजगार मामला में बारे जावणो राजस्थानी यारो स्वभाव है जी, देशावर जावणो जी, मारवाड़ी पूरी दुनिया में, हाँ पूरी दुनिया में गयोड़ है जी, जंगल में कहे जटे नहीं पुगे, घोड़ा गाड़ी उठा तक पुग जावे मारवाड़ी जी, तो वास्तव में है। आप असम राज जंगलों में जाओ, पर नक्सलवादी एरिया में उन छोटे छोटे गांव में भी राजस्थानी व्यापारी बैठा है, वह एक अलग बात थी। और जावणो पड़तो कि रोजगार नहीं होता। बिल्कुल। खेती मत ठीक है, खेती मत निर्भर होता पे, पर धीरे धीरे बंटवारा होता गया, भाई बहन टू खेती छोटी होती गई, तो ज़्यादा काम रहो नहीं खेती में, तो बाहर जाना। मारे मूण जिला में आऊँ, जालोर जिला, सिरोही जिला, पाली जिलो, उन जिला में 25% लगभग लोग बाहर है, इतना देशावर में जावे। गुजरात तो ले कन्याकुमारी तक भरिया पड़िया हमारे, और पूरे आबार तो पूरी दुनिया में हो गया जी, दुनिया रो कोई मोटो शहर एड़ो नहीं वेला जटे जाड़ो जिलो आदमी नहीं वे जी, उन क्षेत्र में एक बदलाव मैं देख रही हूँ। लाला 10 साल में अनार की खेती हुई, किसानों वाला जो बेटा देशावर जहाँ दुकाना करता या दुकाना मतलब नौकरियों करता, ये पाछा आ गया है। अनार इतनी ज़बरदस्त पैदावार दे रही है और इतनी जोरदार कमाई दे रही है किसान ने कि वो देशावरियान लगे कि उठे जाने की जरूरत नहीं है। एक मारवाड़ी राजस्थानी रो गीत है, पचे में क्यों जावा परदेश, जी, वो क्यों जावा परदेश अब समझ में आने लग गया। अनार की खेती लाखों रुपया कमान दे रही है, क्यों मैं जान दूसरी दुकान में नौकरी करा, नहीं जावड़ा बंद हो गया मोटार। बिल्कुल। तो इन तरह कोई भी अब अनार पैदा हो रहा है, ठीक है। अब अनार रे आधार माते दूजा उद्योग लागे, अनार रो जूस बनावनी फैक्ट्री लागनी चाहिए, अनार रे छिलकारी आयुर्वेद में उपयोग हुए उनने कोई प्रोसेसिंग यूनिट लागनी चाहिए। अनार लंबा समय तक रखना उन वास्ते वो कोल्ड स्टोरेज बनना चाहिए। वह सब चीज़ें आप देवला तो और अधिक लोगों ने रोजगार मिलेला। जीरो अपन खूब होवे है, रायड़ो सरसों खूब होवे है, गेहूँ खूब होवे है, अपने अपन वो इसबगोल खूब होवे है, अजवाइन खूब होवे, मेहंदी खूब होवे, और सब चीज़ों रे प्रोसेसिंग यूनिट जो स्थानीय स्तर में तो लग जावे। गाँव रो आदमी बाहर जाना पसंद नहीं करे, घर छोड़ना कि नहीं पसंद नहीं होए, बिल्कुल मजबूरी में जाना पड़े, मजबूरी में जाना पड़तो। और अबे जो अठे रोजगार मिल जाएगा तो आदमी बाहर जाना पसंद नहीं करेला। अब सरकार हमारी कोशिश कर रही है कि एडो माहौल बनाए। जी साहब, आपकी कार्यशैली की आप बात करें हैं शुरुआत में, तो आपकी कार्यशैली भी बहुत अलग है। आप कह भी कि मैं कर सकूं तो मैं हाँ कर दूं, न कर सकूं तो पहली बार में मना कर दूं।
तो बीने थोड़ा सा और विस्तार से आप अभी चर्चा करा तो काई तरह की कार्यशैली थे राखबो करो और नाराजगी जब सामने आवे तो बीने किया थे भी को निस्तारण करबो करो। देखो, जो आदमी कमाऊ पुत्री तो बात होनी पड़े जी कमाऊ पुत्री लात भी खानी पड़े जी सहन करनी पड़े क्यों कमान दे रही है। बिल्कुल जनता जनार्दन मारा मतदाता मारा कमाऊ पूत है जी और पूत नहीं कहना चाहूँ मैं पर मारा माई बाप है और कमाऊ पूत तो एक वो मुहावरा इन वास्ते निकल गयो बाकी मारा माई बाप है। मारे कने काई नहीं है न तो मारे पर धन बल है पैसा वाला आज भी कोनी में न मारे पड़े बाहुबल है न मारे पड़े जन बल है। मारे जातिरा लोग जातिवाद खूब है राजनीति में। मारी जातिरा 1000 2000 3 2000 वोट मुश्किल वेला मारे क्षेत्र में और मैं 5 बार विधायक बन गयो। जनता जनार्दन की मेहरबानी है जनता माई बाप की मेहरबानी है और वो इतो जो करियो है तो मैं अलग तरह करवा कोशिश करिए। मैं कोशिश करूँ कि ज़्यादातर नेता लोग समस्या 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 करें। मैं चाहे अफसरा करने जाऊँ चाहे मंत्रियाँ करने जाऊँ चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करने जाऊँ समस्या के साथ समाधान ले जाऊँ कि साहब आ तकलीफ है हमारे और ओ इनो समाधान है और रस्तो काटो तो आ तकलीफ मिट जाएगा जी काम जल्दी हो गए। दूसरी बात कि मैं संपूर्ण आयुर्वेद हमारे खून में है। बिल्कुल दादाजी पिताजी आयुर्वेद जानता मैं तो नहीं जानूँ पर आयुर्वेद हमारे खून में है। आयुर्वेद का सिद्धांत का ये है रोग रा लक्षण मत मिटाओ रोग ने जड़ों मिटाओ। तो कोई भी समस्या हमारे सामने आवे तो उन्हें परमानेंट इलाज करो। आवता 10-15 साल तक पाछो देखने की जरूरत नहीं पड़े वो इलाज करवाने में कोशिश करूँ। उन कारणों में बहुत फ़ायदा मिले हैं। सरकार में भी अफसरों ने भी मैं आज प्रेरणा दूँ कि भाई वो समग्र चिंतन रखो। तात्कालिक मुसीबत आ रही है खड्डा पड़ गया रोड मारते तो फटाफट उन्हें एक बार कंक्रीट नाक ने झीकरो नाक ने भर दो वो मत करो। उन्हें परमानेंट इलाज करो एडो इलाज करो कि 10-15 साल तक देखवा की जरूरत नहीं पड़े। क्यों टूटे हैं रोड वो कारण मिटाओ। बिल्कुल मध्य प्रदेश में कर दियो अपने का नाम शिवराज सिंह जी। मध्य प्रदेश की सड़क सब खराब होती आज नहीं है कारण उठे कारण वो जो शोध कराई तो पता लगो वटारी मिट्टी फूलने मिट्टी है पानी लगते वो मिट्टी फूल जाए। अब मिट्टी मत डामर है जी बरसात हुई मिट्टी गीली हुई तो फूल गई फूल तो डामर टूट गया। हर साल रोड बनो हर साल टूटे परमानेंट इलाज कर दियो। ईटा नीचे ईटा लगा दी पचे ऊपर रोड बनायो या सीमेंट रोड बना दी अब कितनी मिट्टी फूल जाओ वह टूटे को नहीं। तो परमानेंट इलाज हो जाना चाहिए स्थायी समाधान मिलना चाहिए। टेम्परेरी इलाज और शॉर्ट टर्म इलाज मत करो। अब हमारे तरीक़ों रहे तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिला है मैंने और ईश्वरी कृपाओं बहुत कुछ कर सकाला। जी लोगों की बहुत समस्या हो कर है कुछ मांग भी हो कर है। आपका क्षेत्र की राजस्थान के लोगों की मांग है कि जवाई नदी पुनर्जीवित हो गए बी के बारे में था का काई मत है। 1946 में जोधपुरा महाराजा स्टेट टाइम हो उन टाइम जोधपुरा महाराजा साहब अनंत सिंह जी साहब इनने नींव राखी 29 मई 1946। जवाई बांध बनाना चाहिए पानी खूब आवक तो बरसात खूब होती उन ज़माने में नदी भी अच्छी है उन पानी ने रोको और आसपास क्षेत्र में सिंचाई भी करो और जोधपुर तक पीवन पानी ले जाओ। जी जोधपुर में पीवन पानी बहुत तकलीफ ही उन टाइम तो वह योजना उन्हें बनाई। उन समय मांग हो सके वह और वे महाराजा सर्वेसर्वा तो कोई रोकने वाला भी नहीं हो। लेकिन मैं कहूँ कि वो 29 मई 1946 रो दिन जालोर जिला रे वास्ते तो समझ लो कि मौत रो दिन हो। जवाई नदी पाली जिला में पैदा हुए और कोई 25-30 किलोमीटर पाली जिला में चले उन्हें बाद 300 किलोमीटर सफ़र जालोर जिला में वो तय करे और आखिर में जहाँ लूणी नदी में मिले और लूणी नदी के साथ सागर में जाए। उन 300 किलोमीटर में जिन टाइम जवाई बांध नहीं हो 12 महीना पानी चलता नदी में। जवाई बांध बनने के बाद भी कई साल तक अच्छा पानी चलता और हमारे पिताजी कहता है कि होली मत रंग खेलो और नहावने वास्ते नदी में जाओ था मतलब मार्च अप्रैल तक उठे पानी चलता अबे नहीं चले 20 फीट 25 फीट में पानी बहतो अबे
નવ 100 ફીટ 1000 ફીટ માથે ગયો પરો रिचार्ज जमीन रे मायने पानी की कमी आएगी। क्यों? नदी चाल नहीं बन रही जी। नदी में पानी चलना चाहिए जी। आप डैम बनाओ, मोटा मोटा बांध बनाओ, माने तकलीफ नहीं है। बांधो सिंचाई करो, माने तकलीफ नहीं है। बांध रे पानी उद्योग धंधा चलाओ, माने तकलीफ नहीं है। बांध रे पानी पीवारो पानी देव माने तकलीफ नहीं है। पर जिन नदी रे माथे बांध बना रही हो उन नदी ने भी मारो मत, जीवती रखो। साबरमती मर रही, मोदी जी मुख्यमंत्री बनिया, नर्मदा रो पानी साबरमती में मिलायो और साबरमती जीवती करती। वाइस ज़रूरत जवाई में है, वाइस ज़रूरत सब जगह है। और मैं बहुत गर्व कह सकूं, भारत संघ की टाइम में मैं 2 मुद्दा उठाया प्रदेश की जल नीति में। पहली बार तो मैं मुद्दा निवेदन करियो कि उन टाइम जल नीति में सतही जो जल है, जमीन रे माथे जो पानी है, तालाब है चाहे बांध है, उन पानी माथे पहलो अधिकार तो सिंचाई रो जी। और दूसरो पेयजल, तीसरो उद्योग। मैं क्यों भैरव सिंह साहब अब आज रेगिस्तान में बैठा हाँ, सिंचाई कम हुई तो अनाज बाहरों आ सके, पंजाब गाँव आ जावेला, अमेरिका आ जावेला, पर पीवारो पानी कटू लावेला। इन वास्ते सरफेस वाटर, सतही जल माते, भूमि रे ऊपर जो जल है वन माते पहलो अधिकार पेयजल रो करावो। उन्होंने बात समझ में आई, जल नीति में संशोधन करियो। बाद में मैं सेकंड टाइम पाछो एमएलए बनियो, उन टाइम में पाछो निवेदन करियो कि भाई बांध बने, जवाई बांध मारे नजर आ गए। बांध बने तो नीचे वालों क्षेत्र बिल्कुल सूख जावे जी। तो बांध री हाइट इतनी देवो, इतना पानी रोको कि थोड़ा थोड़ा पानी नीचे भी जातो रहे। बिल्कुल। गंगा माते कितना बांध बनियो रहा है पर नीचे पानी चाल रही है, चलता रहे। नर्मदा माते बांध बनिया है पर नीचे पानी चाल रही है। तो जवाई माते भी आई व्यवस्था करनी चाहिए कि ओवरफ्लो भी चलता रहे जी। तो इतरो ही बनाओ। तो उन टाइम भी भैरव सिंह साहब जल नीति में संशोधन करियो और निर्देश दिया कि भाई जितरो पानी उपलब्ध हो सके अनुमानित उन 60% पानी रोकवारी व्यवस्था करो, 40% खुलो जावड़ दो। बिल्कुल, नदी भी जीवित रह वाली। तो वो नियम लागू होयो बादरा बांध हमारे। तो पहली बन गया, जवाई बांध पहली बन गयो, उन्होंने क्या करना। बिल्कुल। तो 1912 में पाँचों बार 2010 में मैं विधायक नहीं हो, उन टाइम 2010 में जल नीति में एक और संशोधन हुआ और उनमें एक लाइन जोड़ी जी कि बांध बनने कारण जो डाउन स्ट्रीम में नीचे जो क्षेत्र है उनमें भी पानी की कमी नहीं आवे, भूमिगत जल में। उन वास्ते प्रोविजन करना चाहिए, नदी में पानी छोड़वारो व्यवस्था रखनी चाहिए जी। वो हाल लागू नहीं हुआ। सैद्धांतिक रूप में सरकार स्वीकार कर लियो पर वो व्यावहारिक रूप में वो लागू हाल तक नहीं हुआ है। मैं जवाई क्षेत्र का निवासी लोग, मैं खुद, मारा खुदरो गांव जवाई नदी के किनारे है जी। मैं खुद किसान हूँ, हमारे घर की खेती है, बेरो है, बेरो सूख रहा है। तो यह एक व्यक्तिगत पीड़ा हमारे पिताजी वो जिन टाइम बेरो खोदियो हो उन टाइम मुश्किल 50-60 फीट पाते पानी હતો। आज मैं अबार नवो ट्यूबवेल करायो, एक कुओं सूख गयो, नवो ट्यूबवेल कराना पड़ियो 2 साल पहले मैंने, जरा 300 फुट खोदना पड़ियो मैंने। और आ तो बात जवाई रे नेड़ा हमें जवाई बांध रहे जो आगे दूर जाओ बतरो आगे जो हाँ 5 विधानसभा प्रभावित हो रही है, सुमेरपुर, पचे आहोर, पचे जालोर, पचे भीनमाल और पचे सांचोर। ठेठ चितलवाना तहसील में जाओ तो लोनी नदी में पड़े। इन 300 किलोमीटर में लास्ट जो भीनमाल विधानसभा और उठे देखा तो 1000 फीट का बोर करना पड़ रहा है। पानी इतो नीचे गयो परो। मैं बैंक में मैनेजर करता बागोड़ा गांव में 25 फीट माथे पानी હતો। सुबह जाता किसान, शाम रात कुओं खोदने आ जाता जी। आज उठे 1000 फीट माथे पानी है जी। और जो नुकसान हुआ है, पर्यावरण नुकसान भी हो रही है, खेती में भी नुकसान हो रही है, पेयजल की समस्या भी आ रही है। ज्यों ज्यों पानी नीचे जावे उनकी क्वालिटी भी खराब है जी। वो खारो पड़ जाए, उनमें फ्लोराइड बढ़ जाए, नाइट्रेट बढ़ जाए, वह भी तकलीफ आवे। बिल्कुल। और सिंचाई में, खेती में तकलीफ, और यह भविष्य में समस्या बढ़ती जावली। तो यह मांग भी है और उम्मीद करा या जल्द से जल्द पूरी होवे। साथ ही मांग राजस्थान का लोगों की एक और है कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता कद में ले ली। इसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हो, लगातार आपको संघर्ष भी जारी है। कटे तक बात पहुंची है, कद आपने खुशखबरी मिले ली? राजस्थानी भाषा रो मुद्दो बहुत दुखद है।
देश आज़ाद भी हो ने बाद में देश में एक मुहिम चाली कि हिंदी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए। तो हिंदी राजभाषा बनाने वास्ते उन टाइम नेतृत्व एक शर्त रख ली कि जितना राज्य है पूरा देश में, उन टाइम कम ही जाता, अब तो 28 हो गया, वे राज्य कम कम आधा 50% स्टेट्स वो कहे कि मैं हिंदी भाषी हाँ तो हिंदी ने मान्यता मिलेला। उन 50% में थोड़ी कमी पड़ती। गुजरात के में गुजराती हाँ, महाराष्ट्र के में मराठी हाँ, उड़ीसा के में उड़िया हाँ, कोई हिंदी भाषी बनवाने तैयार नहीं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये पंजाब उसमें मान लो थोड़ा बहुत, पंजाब में उसमें हिमाचल और ये हरियाणा सब शामिल था। जी। तो कमी पड़ रही है। तो उन टाइम मेरा बड़ा नेता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, नेता भी है, विद्वान भी है, लेखक भी है। वे पधारिया जयपुर और उन टाइम मेरा राज प्रमुख और मनोनीत मुख्यमंत्री उन सबों अर्ज करी कि आप राजस्थान ने हिंदी भाषी राज्य घोषित कर लो तो हिंदी राजभाषा बन जाएगा। अब आप तो 15,000 वंशजा जी, राजा रे बेटा ने बचाने वास्ते खुद रे बेटा ने मरवा रही अपनी परंपरा है। तो वही परंपरा निभा ली। राजस्थान रो तत्कालीन मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री पत्र लिख दियो भारत सरकार ने कि जनता ने नहीं पूछो, राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेश है और प्रमाण पत्र जारी कर दिया। उन आधार माते हिंदी ने मान्यता मिल गई। हिंदी ने मान्यता मिली, सम्मान मिलियो, इज्जत मिली, खुशी है मने जी, कोई तकलीफ नहीं है, कोई विरोध नहीं है हिंदी रो। पर उन टाइम पुरुषोत्तम दास जी वो फरमार गया है कि राजस्थानी के मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। वो आज तक ध्यान नहीं रखी। जो राजस्थान आज भी, राजस्थानी भाषा आज भी उपेक्षित है और मान्यता का प्रश्न मत है, लगातार उन्हें उपेक्षा हो रही है। और मैं उम्मीद करूं कि अबे उन मत कोई पाछी नवी शुरुआत हुई है और उनमें कोई सफलता मिलेला। बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाषा समृद्ध भाषा है राजस्थानी। गुजराती जितनी समृद्ध है उतरी राजस्थानी भी समृद्ध है। गुजराती राजस्थानी दो ही बहना है जी, एक ही मरु भाषाओं, दो भाषा अलग अलग बनी है जी। गुजराती आगे पूगी, राजस्थानी लारे रहेगी। और कारण वही हो कि सरकारी रूप में मान्यता उन्हें नहीं मिली। जी। स्टेट के टाइम में सब स्टेट राजस्थानी में काम करता, जी, आज़ादी रे बाद राजस्थानी में काम करना बंद हो में आप भी घणो प्रयास कर रहा हो कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिले, तो आपको प्रयास कटे तक पहुंचे और आपने यही उम्मीद है, मतलब राजस्थानी यही सोचबो करे कि मान्यता कद मिलेली, कद वो दिन आवलो। देखो, अब मैं बहुत आस्थावान आदमी हूँ, धार्मिक व्यक्ति हूँ और मानता हूँ कि हर काम के लिए ईश्वर ने कोई न कुछ समय निर्धारित कर रखा है। उस समय ही वो काम होगा और किसके माध्यम से होना है वो भी ईश्वर ने तय कर रखा है। किसको शाबाशी मिलेगी पता नहीं। देश की आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया होगा और उसका आज़ाद करने का श्रेय कुछ लोगों को मिल गया। वो ईश्वर की अपनी उनकी व्यवस्था है, उनका विधान है। इसलिए मान्यता कब मिलेगी और किसके माध्यम से मिलेगी वो ऊपर वाला जानता है। लेकिन मैंने जो प्रयास किया है और मेरे जैसे हज़ारों लोगों ने प्रयास किया है, विद्वानों ने प्रयास किया है, राजनेताओं ने प्रयास किया है। महाराज जगत सिंह जी जोधपुर बहुत प्रयास किया उन्होंने। स्वर्गीय गुमान मल जी लोढ़ा सांसद रहे, विधायक रहे, उन्होंने बहुत प्रयास किया है और भी बहुत लोगों ने प्रयास किया उसके लिए। कन्हैयालाल सेठिया साहब, स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया बहुत बड़ा लेखक है राजस्थानी रहा, उन्हें भी बहुत प्रयास करियो पर हाल तक वो नहीं है। वेणो चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। क्योंकि भाषा जब मरे तो सिर्फ भाषा नहीं मरे, एक पूरी संस्कृति समाप्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो जाए। भाषा संस्कृति रो साधन है जी, और या चलती रहनी चाहिए। आज गीता जयंती भी है और गीता सु आपा ने यही संदेश मिलबो करे, कभी भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, गीता पढ़ लो। जिंदगी में आपा ने की तरह को बिहेवियर गीता जयंती पर मैं आम जनता को, खासकर युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। हमने गीता, रामायण इन सब को धार्मिक रूप दे दिया। उनकी आरती होती है, अगरबत्ती होती है, पूजा होती है, प्रणाम होता है, पढ़ते कम है जी, और पढ़ते भी हैं तो लागू नहीं करते।
गीता और रामायण और ये वो सारे हमारे धर्म ग्रंथ अलमारियों की शोभा या मंदिरों की शोभा बनाने के लिए नहीं है, वो पढ़ने के लिए और पढ़ के लागू करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए है। और एक विशेष बात और कहना चाहता हूँ, गीता कब पढ़नी चाहिए? जब बूढ़े हो जाओ। बुढ़ापे में क्या करना है? रिटायर हो जाओगे, काम धंधा छोड़ दिया, फिर बैठे बैठे गीता पढ़ते हो, रावण पढ़ो। नहीं, गीता किसने कही? गीता का उपदेश किसने किया? कृष्ण ने, जो युवा थे और योद्धा थे। किसको दिया? जो अर्जुन को उपदेश दिया, जो खुद युवा था और योद्धा था। और कहाँ दिया? युद्ध के मैदान में, बेडरूम में बैठ के नहीं, मंदिर में बैठ के नहीं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, सेना आमने सामने खड़ी है। उस परिस्थिति में एक योद्धा दूसरे योद्धा को जो ज्ञान दे रहा है, वो बुजुर्गों के लिए कैसे हो सकता है? वो युवाओं के लिए है। और ना सिर्फ अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानव जाति पूरी के युवा लिए वो पीढ़ी के संदेश लिए था। है। युवा दिवस भी आने वाला है अभी जी। 1 साल बाद ही, 1 महीने बाद ही। तो मैं सारे युवाओं से निवेदन करता हूँ, गीता को युवा अवस्था में पढ़िए, उसके तत्वों को समझिए और उसको जीवन में लागू करिए। आपको जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये फ्रस्ट्रेशन जो होता है, ये आत्महत्या जो होती है, ये अवसाद में लोग चले जाते हैं, वो सारा खत्म हो जाएगा। कर्म की प्रेरणा मिलेगी और कर्म के लिए पूरा दम लगाओ, वो प्रेरणा मिलेगी। और परिणाम आपको हतोत्साहित या अति उत्साहित नहीं करेगा। कई लोग सफल हो जाते हैं तो हवा में उड़ जाते हैं, असफल हो जाते हैं तो पाताल में पहुंच जाते हैं। दोनों स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। साहब, अब कार्यक्रम में अंतिम पड़ाव पर अपना कार्यक्रम है, युवा के लिए एक आई संदेश जो राजनीति में भी आबो चावे है, और एक सीमित शब्दों में ये संदेश। राजनीति करने से नहीं होती है, राजनीति भाग्य में भी होनी चाहिए। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊँगा। मैं तो संघ का कार्यकर्ता था, LIC में नौकरी करी, बाद में बैंक का मैनेजर हो गया, नौकरी कर रहा था और संघ का काम कर रहा था, RSS का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ। और राजनीति मुझे पसंद भी नहीं। आज भी यदि मुझे कहा जाए कि राजनीति के बारे में क्या विचार, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं राजनीति पसंद नहीं करता, लेकिन ईश्वर का विधान है कि 36 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, करनी पड़ रही है मुझे। अब आ गए हैं तो फिर ढंग से ही करनी है, असफल होके जाना अच्छा नहीं। तो वो मैंने प्रयास किया। लेकिन राजनीति में जो लोग ग्लैमर को देखकर आ रहे हैं, लोभ लालच में आ रहे हैं, उनको नहीं आना चाहिए। राजनीति में आओ, सेवा करने के लिए आओ जी। जनता की सेवा करो, क्षेत्र की सेवा करो, देश की सेवा करो, देश को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करो। उसके लिए यदि आते हो जी साहब, तो आपका स्वागत है। बिल्कुल। अब ये बहुत अच्छा संदेश आप दिया, और आज आपका जीवन के बारे में बात करें, आपका संघर्ष के बारे में बात करें, राजस्थान के बारे में आप बात करें, और बहुत सारी चर्चा आज आप करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी अपना दर्शक है बाने सब ने प्रेरणा मिले ली आपका जीवन सु। लेकिन अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवा साहब कि आप आज कार्यक्रम में आया। लेकिन कार्यक्रम में चलता चलता आप दिलीप कुमार साहब की बात कर लिया। दिलीप कुमार साहब जहाँ की आज बर्थ एनिवर्सरी है, वहाँ के बिना आप बॉलीवुड ने इमेजिन कौन कर सका। बहुत सारी फिल्में वहाँ की रही, पद्म भूषण से सम्मानित रहा। और दिलीप कुमार साहब ने श्रद्धांजलि देता तो का मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँ, जो दिलीप कुमार साहब खुदरा भाषण में एक बार कहो तो जी कि मैं हवाई जहाज़ में जाऊँ तो करीब प्रोग्राम वास्ते, तो पूरा हवाई जहाज़ में हलचल मच गई, दिलीप साहब दिलीप साहब दिलीप साहब, हर कोई आ रहा है, विश कर रहा है, नमस्ते कर रहा है। लेकिन बोले मेरे पास की सीट पे एक आदमी बैठे थे, वो बिल्कुल मूर्ति की तरह बैठे, मेरे सब देख ही नहीं रहे, मुझे तवज्जो नहीं दे रहे। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत ऊंचा नीचा होता रहा, लेकिन कई तरह से मैंने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, वो मेरे सब देखे ही नहीं। आखिर में जब उतरने की नौबत आई तो मैंने आगे होके अपने आप को परिचय दे दिया। मैंने हाथ आगे किया और उनको कहा मैं माई सेल्फ दिलीप कुमार। तो उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया और बहुत प्यार से ठंडे स्वर में बोले मैं रतन टाटा। बिल्कुल जीवन में तो आप दिलीप किसी साहब भी बोले पद कि पर मुझे हो। इतना अचंभा लगा कि इतना बड़ा आदमी इतना साधारण हो सकता है, इतना सामान्य रह सकता सहजता है। मैं हमेशा हवा में रहनी उछला जा रहा हूँ। बिल्कुल। राजनीति में आने वालों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, बिल्कुल स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। बहुत 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 हवा में धन्यवाद नहीं उड़ना चाहिए। मुख्य सचेतक महोदय, आप आज पधार्या, आज ये कार्यक्रम में आपसे बहुत सारी बातें करें। दिलीप साहब का गाना सुना दो। बिल्कुल, वहाँ को गाना सुना दिया बाबा।